दोस्तों 28 नवंबर 2025 को यूके गवर्नमेंट ने यूके के होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने काफ़ी सारे चेंजेस आईएलआर के रिगार्डिंग कहे हैं और उसी के कारण काफ़ी सारे लोग चिंतित हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखे है जिसमें मैंने आईएलआर के चेंजेस के बारे में ब्रीफ में बात किया है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ये आईएलआर की न्यूज़ कम्प्लीटली इस चैनल पर देखना चाहते थे करके मैंने डिसाइड किया कि इस चैनल पर आपको आपके आईएलआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी यू कैन टर्न द ऑडियो इन इंग्लिश एंड यू कैन टर्न ऑन द सबटाइटल्स व्हिच आर अवेलेबल इन सेटिंग्स। तो वीडियो शुरू होने के पहले आपको बता दूं कि ये जो चेंजेस शबाना महमूद ने अनाउंस किए हैं वो प्रपोजल्स है और ये प्रपोजल्स कंसल्टेशन के थ्रू जाएंगे और कंसल्टेशन 12 फरवरी 2026 तक चलने वाले हैं और उसके बाद ये रूल्स लागू हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है कि इज द कंसल्टेशन बाइंडिंग टू पार्लियामेंट टू फॉलो, ये जो कंसल्टेशन है पार्लियामेंट से बाइंडिंग है क्या फॉलो करने के लिए? तो इसका जवाब है ये कंसल्टेशन पार्लियामेंट से बाइंडिंग नहीं है। द कंसल्टेशन डज नॉट लीगली बाइंड पार्लियामेंट टू फॉलो इट्स फाइंडिंग्स। तो इसके जो भी फाइंडिंग्स आएंगे पार्लियामेंट को फॉलो करना ही है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट अगर चाहती है तो इसको फॉलो करेगी या तो इसे फॉलो नहीं करेगी। और सेकंड क्वेश्चन आपका होता है व्हाट इफ द फीडबैक इज अपोजिट टू व्हाट द गवर्नमेंट प्रपोजेस, क्योंकि ये जो कंसल्टेशन रहेगा इस कंसल्टेशन में कोई भी हिस्सा ले सकता है। अगर आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे और इस कंसल्टेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस कंसल्टेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस कंसल्टेशन में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और सारे लोग हिस्सा लेंगे और इस कंसल्टेशन के जो चेंजेस शबाना महमूद ने प्रपोज किए हैं उसके अगेंस्ट में अगर फीडबैक आता है तो क्या फिर भी ये चेंजेस लागू होंगे? क्या गवर्नमेंट फिर भी इन चेंजेस को प्रपोज करेगा? तो इसका आंसर है इट इज पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट विल नॉट follow the feedback if it chooses it may amend but it is not required to adopt the opposing view। जो भी opposing views है उसको अब अडाप्ट करना ही है, ऐसा गवर्नमेंट का नहीं है। ये जस्ट लोगों की राय सुनने के लिए इन्होंने कंसल्टेशन रखा हुआ है। सो थर्ड जो सवाल है हाउ लॉन्ग इज द सेटलमेंट क्वालिफाइंग पीरियड, तो इसका जवाब है पहले अभी तक यूके में जो भी सेटलमेंट होता था जो भी आईएलआर होता था वो 5 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपको दे दिया जाता था एज लॉन्ग एज यू डोंट कमिट एनी क्राइम और आपने कोई गवर्नमेंट का फंडिंग्स नहीं लिया है, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लिया है तो आपको आईएलआर मिल जाता था। लेकिन ये जो नए चेंजेस है उसमें इन्होंने जो 5 इयर्स का जो पहले रूल था ऑटोमेटिक नेचुरलाइजेशन ऑटोमेटिक आईएलआर का जो रूल था उसे हटाकर ये जो नया प्रपोजल है उसमें कहा है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट 10 इयर्स रखेंगे और इन 10 इयर्स में से आप अगर कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उन 10 इयर्स में से आपके जो ईयर्स है उसे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। द बेसलाइन प्रपोज्ड क्वालिफाइंग पीरियड फॉर द मोस्ट माइग्रेंट इज 10 इयर्स ऑफ लॉफुल रिसाइडिंग बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर आईएलआर सेटलमेंट। इसके शॉर्टर पाथ्स भी होंगे। रिडक्शन में अप्लाई इफ द पर्सन पेज हायर रेट टैक्स टॉप अर्नर्स पॉसिबली 3 इयर्स। अगर आप 125,000 पाउंड्स पर ईयर कमाते हैं तो आपको 3 इयर्स के अंदर भी आईएलआर मिल सकता है। और आप अगर हाई लेवल ऑफ इंग्लिश और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो भी आपका क्वालिफाइंग पीरियड 9 इयर्स या उससे कम हो सकता है। और इसी पॉइंट में मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एनएचएस के वर्कर है, आप अगर एनएचएस में नर्स है या आप टीचर है या आप डॉक्टर है तो भी आपका क्वालिफाइंग पीरियड पॉसिबली 5 इयर्स ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक नर्सेस का जो क्वालिफाइंग पीरियड था आईएलआर के लिए 5 इयर्स ही था और ये चेंजेस आने के बाद भी ये लोग 5 इयर्स ही रखना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए ये लोग चेंजेस लाएंगे तो इन्हीं के सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इन्होंने इस सेक्टर को टच करने का नहीं सोचा है। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो 10 इयर्स इन्होंने 5 इयर्स से 10 इयर्स को बढ़ाया है इसमें और भी आपके इयर्स ऐड हो सकते हैं। आपको आईएलआर मिलने के लिए 10 इयर्स से ज्यादा का भी समय लगता है अगर आप पब्लिक बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 12 मंथ्स तक पब्लिक बेनिफिट क्लेम किया है तो आपके 10 इयर्स में जो क्वालिफाइंग पीरियड 10 इयर्स है उसमें 5 इयर्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब आपको 15 इयर्स के बाद आईएलआर मिलेगा। अगर आपने बेनिफिट्स 12 मंथ से ज्यादा लिया है तो आपका जो क्वालिफाइंग पीरियड है वो 20 इयर्स हो जाएगा। तो आप अगर 2021 में यूके आए हैं तो आपका जो आईएलआर है वो 2041 में आपको आईएलआर के लिए आप एलिजिबल हो गए और उसके बाद भी 100% सक्सेस मिलेगा ही, इसके ऊपर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैं भी जो मेरे जान पहचान के लोग हैं
है या जो व्यूअर्स है उन लोगों को ऑलरेडी बताता था कि आप किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स को क्लेम मत करो। अगर आप बेनिफिट्स को क्लेम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जब ILR के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक और है, तो जो स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग पीरियड है ILR के लिए वो 10 ईयर्स होने वाला है, 5 ईयर्स से बढ़ा के मतलब डबल होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन आपका होता है व्हाट अबाउट ब्रिटिश नेशनल पार्टनर्स। अगर आपके पार्टनर्स ब्रिटिश है और आप डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं तो उसके लिए कोई चेंजेस आया है क्या? तो उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप ब्रिटिश सिटीजन के पार्टनर है तो आपको 5 ईयर्स के बाद ILR मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है EU नेशनल्स एंड विंडरश सेटलमेंट, हाउ आर दे ट्रीटेड। EU नेशनल्स और विंडरश सेटलमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसा प्लान पहले था वैसा ही प्लान अभी भी रहेगा। सिक्स क्वेश्चन आपका है व्हाट इफ समबडी क्लेम्स बेनिफिट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने अगर 12 मंथ्स तक बेनिफिट क्लेम किया है तो आपका क्वालिफाइंग पीरियड 15 ईयर्स होगा। 12 मंथ से ज्यादा आपने बेनिफिट क्लेम किया है तो आपका क्वालिफाइंग पीरियड 20 ईयर्स या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सेवेंथ जो पॉइंट है वो है व्हाट अबाउट इलीगल एंट्रेंट्स। जो लोग इलीगली यूके में आए हैं उनका क्या हाल होने वाला है। तो इलीगली जो यूके में आए हैं, चाहे वो बोर्ड से हो या किसी और माध्यम से हो, उनके लिए भी काफी ज्यादा चेंजेस लाने का यूके गवर्नमेंट ने सोचा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये लोग जब यूके में आते थे 5 ईयर्स में इन्हें भी परमानेंट सेटलमेंट मिल जाता था, लेकिन अभी इन लोगों को ILR के लिए क्वालिफाई होने के लिए 30 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी यूके में इलीगली आएगा उसको 20 साल तक वेट करना पड़ेगा ILR के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद और 10 ईयर्स उनको ILR के लिए एलिजिबल होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो टोटल 30 ईयर्स तक इलीगल इमिग्रेंट्स को वेट करना पड़ेगा परमानेंट सेटल होने के लिए। इसके बीच में अगर वो कोई भी प्रॉब्लम करते हैं तो उन्हें डिपोर्ट होना भी पड़ सकता है। 8th क्वेश्चन है व्हाट अबाउट रेफ्यूजीज अंडर कोर प्रोटेक्शन। काफी सारे लोग कोर प्रोटेक्शन के अंदर यूके में आते हैं और कोर प्रोटेक्शन के नाम पे भी उन्हें काफी जल्दी यूके में सेटलमेंट मिलता था, लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि जो कोर प्रोटेक्शन के अंडर यूके में आए हैं रेफ्यूजीज उनको कम से कम 20 साल तक ILR नहीं देंगे। जिस भी रीजन के कारण वो लोग यूके में आए थे एज ए रेफ्यूजीज, हर 2 साल में वो लोग चेक करेंगे कि अभी जहां से वो लोग आए थे वहां का स्टेटस कैसा है। अगर वहां की परिस्थिति अच्छी हो चुकी है तो उन्हें शायद से वापस जाना पड़ सकता है, लेकिन 20 साल तक वहां की जहां से वो लोग आए हैं वहां की परिस्थिति चेंज नहीं हुई तो 20 साल के बाद ये लोग ILR के लिए एलिजिबल होंगे। और 9th जो क्वेश्चन है हाउ अबाउट बेनिफिट्स आफ्टर सेटलमेंट। सेटलमेंट्स के बाद बेनिफिट्स का क्या हाल होगा। तो आपको जैसे पता होगा यूके में आपको जब ILR मिल जाता है तो आप यूके के सिटीजन्स के समान बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड केयर बेनिफिट हो, हाउसिंग बेनिफिट हो या कोई भी बेनिफिट्स हो यूके गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं उन बेनिफिट्स को आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन ये अगर नए चेंजेस आते हैं तो आपके पास भले ही ILR हो, आपके पास भले ही परमानेंट रेसिडेंसी हो, आप यूके के कोई भी बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते जब तक आपको सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। तो यूके गवर्नमेंट का कहना है यूके के बेनिफिट्स सिर्फ वही क्लेम कर पाएगा जिसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप के बाद ही यूके के जो भी बेनिफिट्स है उसका लाभ लेने के लिए मिलेगा। और 10th जो आपका सवाल है हेल्थ एंड केयर वीजा एप्लीकेंट्स के बारे में क्या चीजें हैं, क्या डिटेल्स है। तो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के बारे में अगर बताऊं तो 2022 से 2024 में काफी सारे लोग यूके में हेल्थ एंड केयर वीजा के ऊपर, केयरर वीजा के ऊपर आए थे और उस वीजा को जो न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने बोरिस वेव करके कहा है। और इस वीजा पे कम से कम 616,000 लोग विथ डिपेंडेंट्स यूके में आए थे। तो आप अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो हर 30 इंसान में एक व्यक्ति 2022 से 2024 के बीच में यूके में आया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसी नंबर को कम करने के लिए, इसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए यूके गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। फॉर दिस ग्रुप लोअर स्किल्ड हेल्थ एंड केयर वर्कर्स डिपेंडेंट्स द कंसल्टेशन प्रपोजेस 15 ईयर्स क्वालिफाइंग पीरियड फॉर सेटलमेंट। तो जो भी ये लो स्किल्ड हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे यूके में आए हैं इसमें नर्सेस इंक्लूडेड नहीं है। जो भी केयर वर्कर्स बनकर आए हैं उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो आप अगर इस वीजा में 2022 से 2024 के बीच में आए हैं तो आपको 15 ईयर्स तक का वेट करना पड़ेगा ILR के लिए एलिजिबल होने के लिए। इफ दे क्लेम बेनिफिट्स और इन अनदर पेनल्टी कैटेगरी देयर वेट माइट एक्सटेंड फर्दर 20 to 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मीडिया कवरेज। तो आपने अगर इसके अलावा कोई भी बेनिफिट्स क्लेम किया है या कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर आती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कौन से पेनल्टीज आपके ऊपर आ सकती बताया है, तो आपका जो वेटिंग पीरियड है 20 से 25 ईयर्स तक का हो सकता है। और इसके साथ ही जो आपका वीजा कॉस्ट आपके ऊपर करीब
करीब 14,000 बैठेगा 15 ईयर्स के लिए, क्योंकि आपको हर 3 साल से 5 साल तक आपका वीज़ा एक्सटेंड करते रहना है और आपको पता है कि वीज़ा एक्सटेंशन का भी पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको इतना सारा पैसा आपके वीज़ा एक्सटेंशन के ऊपर लगाना होगा विच विल कॉस्ट यू अ लॉट अगर आप केयर वीज़ा पे यूके में आए हैं। तो आपके ये 10th नंबर के क्वेश्चन का जवाब यही है कि आप अगर यूके में इस रूट से आए हैं तो आप कम से कम 15 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा ILR के लिए एलिजिबल होने के लिए। अगर आपने कोई बेनिफिट्स उठाए हैं तो आपको 20 से 25 ईयर्स तक का भी वेट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा खर्चा आपके ऊपर आएगा क्योंकि आपको आपका वीज़ा कंटिन्यूसली रिन्यू करना होगा 15 to 20 ईयर्स तक। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि विल इट अप्लाई टू पीपल ऑलरेडी इन द यूके, क्या ये जो रूल्स है जो ऑलरेडी यूके में है उन लोगों के लिए अप्लाई होंगे? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये जो रूल्स है स्पेशली जो ऑलरेडी यूके में आए हैं, स्पेशली 2021 के बाद जो यूके में आए हैं उन लोगों को अफेक्ट करने के लिए ही यह रूल लाए गए हैं। तो इस रूल का इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। जो लोग ऑलरेडी यूके में है ऑन स्किल्ड वर्कर वीजा, ऑन हेल्थ एंड केयर वीजा, उन सभी लोगों के ऊपर इस रूल का इफेक्ट पड़ सकता है। 12th नंबर का क्वेश्चन जो है वो है कि क्या ये रूल ऑलरेडी जो लोगों के पास सेटल्ड स्टेटस है उन लोगों के ऊपर होगा? तो यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे या तो उनके ट्विटर पेज पे जाएंगे तो उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड है उन लोगों के ऊपर इसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। अगर आप सेटल्ड है और आप सेटलमेंट के बाद जो बेनिफिट्स ले रहे हैं वो बेनिफिट्स आप कंटिन्यूअसली ले सकते हैं और आप चाहे तो अपना सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यह भी है कि व्हेन डू दिस चेंजेस टेक प्लेस। तो आपको बता दूं कि ये जो कंसल्टेशन है वो फरवरी 2026 तक चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये जो चेंजेस है अप्रैल 2026 से या उसके बाद लगना शुरू हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट आर द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। तो आपके जो एलिजिबिलिटी कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट जो रहेंगे वो रहेंगे आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए जो अभी भी रूल है, और आपका हाई इंग्लिश लैंग्वेज होना है जो कि A लेवल तक होना जरूरी है। सस्टेन्ड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन चाहे वो आप दिखा सकते हैं आपका नेशनल इंश्योरेंस पे करके, आपका हायर टैक्स पे करके, और एक जो पॉइंट है वो है नो डेट टू द स्टेट। अगर आपने कोई भी अनपेड टैक्सेस है और अनपेड पब्लिक डेट्स है उनको आपने अगर पे नहीं किया है तो भी आपके ILR के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और 14th नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके में आपको सेटलमेंट होने के बाद, यूके में आपको ILR मिलने के बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए भी कोई चेंजेस आया है क्या? तो आपको जैसे कि पता है कि अभी तक आपको अगर ब्रिटिश सिटीजनशिप चाहिए तो आपको ILR मिलने के बाद 1 साल तक का वेट करना होता था, वैसे ही अभी भी आपको 1 साल का ही वेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर इन्होंने कोई भी चेंजेस लाने की बात नहीं की है, तो होपफुली 1 साल का ही वेट आपको ILR के बाद सिटीजनशिप के लिए करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल गए होंगे। और इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के सही तरीके से जवाब दूं। आपको अगर हमेशा की तरह यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करना और आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जिनके लिए यह न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि आपने अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।